पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में और वो 28 मिलियन हो गई 1789 में, जिसकी वजह से हर चीज़ की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, उस वजह से ग्रेन काफ़ी ज़्यादा कम हो गए। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 9th। एंड आज की वीडियो में हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कर रहे हैं। एंड फॉर द नोट ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द पीडीएफ and answer writing information and test on this chapter, you can visit our website or download our app. The link is in the description box. So yes, let's get started to this one. So we are starting with the French Revolution and आज की वीडियो में हम पूरा टॉपिक 1 करेंगे. So before starting with topic 1, I will be telling you few things. अगर मैं बात करूँ old regime, so what is old regime? Old regime means period before 1794. ठीक है, क्या हो गया old regime? आपका period before 1794, ठीक है, 1789 सॉरी, द पीरियड बिफोर 1789 इज ओल्ड regime, ठीक है। एंड अब मैं बात कर रही हूँ 1774 की। कब की बात कर रही हूँ? 1774 की। दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड regime. एंड इफ आई टॉक अबाउट ओल्ड regime, 1774 में लुई 16 इज अ 20-year-old king, ठीक है। उसकी शादी होती है एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मैरी एंटोइनेट, ठीक है। एंड ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। उस टाइम पे उसको फ्रांस का थ्रोन मिलता है। बट जब उसको फ्रांस का थ्रोन मिलता है, उसकी जो ट्रेजरी होती है एकदम एम्प्टी होती है, मतलब मान लो एकदम ही कंगाल होता है। क्यों कंगाल होता है? सबसे पहला कि वहाँ पे एक लैविश सा पैलेस होता है जिसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई होती है, ठीक है। लैविश सा पैलेस होता है जिसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई होती है, जैसे पैलेस ऑफ वर्साइलेस, उसकी मेंटेनेंस काफ़ी हाई थी, तो वहाँ पे सारा पैसा खर्च हो गया। 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की फ्रांस हेल्प कर रहा था उस टाइम पे, क्योंकि उनका भी कॉमन एनिमी ब्रिटिशर्स थे जो अमेरिका के थे। सो फ्रांस ने सोचा चलो हम इनकी हेल्प कर देते हैं। वहाँ पे फ्रांस का सारा पैसा खत्म हो गया। उसके बाद वॉर लोन्स लिए थे, वॉर लोन्स को रीपे करने थे। वॉर लोन्स के ऊपर जो 10% इंटरेस्ट लगा था वो भी रीपे करना था, ठीक है। फिर मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट, मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, इन सब के लिए भी पैसे लग रहे थे। सो कितना यहाँ पे डेट चढ़ गया उनके ऊपर? 2 बिलियन लिवरेज का उनके ऊपर डेट चढ़ गया, ठीक है। कितना डेट चढ़ गया? अब मोर देन 2 बिलियन लिवरेज। फिर उसके बाद उस टाइम पे ओल्ड regime में, दैट मीन्स पीरियड बिफोर 1789, सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3, तो ये आप बहुत आसानी से समझ लीजिएगा कि पीरियड बिफोर 1789 फ्रांस में सोशल डिवीजन था। सोसाइटी 3 में डिवाइडेड थी। दैट वाज स्टेट 1, सेकंड वाज स्टेट 2 एंड थर्ड वाज स्टेट 3। क्लियर? सो अगर मैं स्टेट 1 की बात करूँ तो जो स्टेट 1 थे वो थे क्लर्जी। क्लर्जी कौन लोग थे? क्लर्जी वर चर्च पीपल, ठीक है। पीपल हु डोनेटेड देयर लैंड टू चर्च, ठीक है। प्रीस्ट, फादर, बाइशॉप्स, ये सब थे, ठीक है। सेकेंड स्टेट में आते थे नोबिलिटी। हु वर नोबिलिटी? नोबिलिटी वर द पीपल जो किंग क्वीन हो गए, उनकी फैमिलीज हो गई, ठीक है, दे वर नोबिलिटी। एंड थर्ड स्टेट की मैं बात करूँ, दे वर एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड पीपल, ठीक है। एजुकेटेड में कौन आता है? एजुकेटेड में लॉयर्स आ गए, एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए, प्रोफेशनल पीपल्स बेसिकली आ गए, ठीक है। और अगर यही नॉन एजुकेटेड की मैं बात करूँ, दे वर पीजेंट्स, आर्टिसंस, ठीक है। पीजेंट्स हो गए, आर्टिसंस हो गए और फार्मर्स हो गए। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड फार्मर्स। पीजेंट्स, आर्टिसंस एंड फार्मर्स, दे वर नोन एज सर्व्स। इनको सर्व्स बोला जाता था क्योंकि इनसे फोर्सफुली काम कराया जाता। फर्स्ट सर्व्स मीन्स फोर्स्ड लेबर, ठीक है। क्या काम कराया जाता था? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज हो गया। जो बड़े बड़े लोग थे नोबिलिटी और क्लर्जी के घर में, नोबिलिटी के घर में स्पेशली उनके मैंशंस में, उनके शिटॉक्स में, मैंशंस को शिटॉक्स बोलते हैं, वहाँ पे उनसे काम कराया जाता था, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूँ तो इनकी पॉपुलेशन थी 10%, इनकी पॉपुलेशन थी 10%। और अगर मैं यही बात करूँ, इनकी पॉपुलेशन थी 90%, ठीक है। समझ आया? ये पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। इनके पास 60% लैंड था बिकॉज दे वर रिच, और बाकी रिमेनिंग 40% लैंड इन 90% लोगों के पास था क्योंकि दे वर पुअर, ठीक है। दे नेवर पेड टैक्सेस। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट नेवर पेड टैक्सेस, ठीक है। और ये पेड करते थे टैक्सेस। दे आर द ओनली वन हु पेड टैक्सेस। क्लियर? तो ये सोशल डिवीजन था ड्यूरिंग ओल्ड regime, मतलब पीरियड बिफोर 1789। क्लियर? यहाँ तो ये तो बहुत ईजी था, तो ये सारी चीज़ों में यही सब मेंशन किया हुआ है। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, टैक्स पॉलिसीज अंडर ओल्ड regime में। ओल्ड regime में टैक्स पॉलिसीज क्या थी? ध्यान से सुनो। अगर मैं टैक्स पॉलिसी की बात करूँ तो 2 तरीके के टैक्सेस थे। फर्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स एंड द नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स होते जो आप खुद पे करते हो,
राइट। इनडायरेक्ट टैक्स होता है कि मान लो आपने चॉकलेट खरीदी, चॉकलेट के ऊपर एमआरपी लिखी हुई है और एमआरपी इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, राइट। और वो एमआरपी आप किसको पे कर रहे हो, शॉपकीपर को, शॉपकीपर आपकी तरफ से टैक्स पे कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स कि आपने अपना बर्डन शॉपकीपर पे डाल दिया टू पे टू द गवर्नमेंट, क्योंकि आप शॉपकीपर को पे कर चुके हो। अगर फ्रांस में इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो वो सॉल्ट जैसे प्रोडक्ट पे लगता था, टोबैको जैसे प्रोडक्ट पे लगता था, बिकॉज इट इज कंज्यूम बाय ऑल। और यही मैं डायरेक्ट टैक्स की बात करूँ, डायरेक्ट टैक्स वॉज ऑलवेज पेड बाय थर्ड स्टेट, ठीक है। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, द फर्स्ट वन वाज टेली, ठीक है, एंड द सेकंड वन वाज टिथे। अगर टेली की बात करूँ, इट वाज 1/10 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब जितना भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करा है उसका 1/10, ठीक है, समझ आया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10, क्लियर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हो गया ये 1/10। और अगर मैं टिथे की बात करूँ, टिथे वॉज पेड इन कैश, टिथे वॉज पेड इन कैश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही लिखा हुआ है, टिथे वॉज पेड इन कैश, ठीक है, समझ आया। सो टिथे वॉज अ डायरेक्ट टैक्स, अगेन टिथे वॉज पेड टू क्लर्जी, सॉरी, टिथे वॉज पेड टू क्लर्जी, टेली वॉज पेड टू नोबिलिटी, ठीक है। Again टेली is an income tax paid to nobility and it was a direct tax that could not be shifted, its amount to be 1/10 of the agriculture production, ठीक है, समझ आया। एंड टिथे was a direct tax paid to clergy also amounting to 1/10 of the agriculture production, इनमें से एक कैश में पे होता था, एक प्रॉपर प्रोडक्शन में पे होता था, ठीक है, समझ आया कि नहीं आया। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ओके। देन लेट्स मूव ऑन टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक वो सिचुएशन है, इसको ध्यान से सुनिए। सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक वो सिचुएशन है जहाँ पे आपके जो कंज्यूमर गुड्स हैं वो इंडेंजर्ड होते हैं, ठीक है, ऑन दी वर्ड्स ऑफ एक्सटिंक्शन पे आ जाता है कि वो खत्म होने वाले हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1715 में पॉपुलेशन की बात करूँ और 1789 में पॉपुलेशन की बात करूँ, तब दोनों के बीच में जो पॉपुलेशन थी 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। और जब ये 5 मिलियन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो लैंड की डिमांड, फूड की डिमांड, हर चीज़ की, कपड़े की डिमांड बढ़ती ही गई, ठीक है, समझ आया। सो पॉपुलेशन 23 मिलियन थी 1715 में और वो 28 मिलियन हो गई 1789 में, जिसकी वजह से हर चीज़ की जो डिमांड थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। और ग्रेन की शॉर्टेज हो गई, उस वजह से ग्रेन काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, और जब ग्रेन की शॉर्टेज हो गई तो ऑब्वियसली उसके प्राइस इंक्रीज कर दिए और वेजेस जो थी काफ़ी स्टैग्नेंट थे, ठीक है, समझ आया। एंड सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, लोगों के वेजेस कम थे लेकिन जो फूड के प्राइसेस थे वो एक्सपेंसिव होते ही जा रहे थे एंड वो इंडेंजर्ड होते जा रहे थे। सो दिस वाज एक्चुअली सब्सिस्टेंस क्राइसिस, ठीक है। एंड उसी टाइम पे क्या हुआ कि बैड हार्वेस्ट आ गया, ठीक है, विंटर्स का टाइम था, बैड हार्वेस्ट आ गया, ठीक है। एंड इसमें जितने भी लोग थे उनको उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था ड्यू टू सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एंड जितने भी शॉपकीपर्स थे दे वर लॉयल ओनली टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट, ठीक है, दे वर लॉयल ओनली टू फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। अब इसी बीच में मैं बात करूं कि जब सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ गया, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, उसी बीच में लुई 16 ने क्या किया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। उसी बीच में लुई 16 ने क्या कर दिया, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। अब टैक्सेस को इंक्रीज करने का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, थर्ड स्टेट पे, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो पे करते ही नहीं थे, ठीक है, समझ आया। तो अब इन्होंने डिसाइड किया थर्ड स्टेट ने कि वो टैक्सेस नहीं पे करेंगे और वो रिवोल्ट करेंगे। और उनके रिवोल्ट का एम क्या था कि वो इकोनॉमिकली चीज़ों को चेंज करेंगे और सोशली चीज़ों को चेंज करेंगे, क्लियर। बट उसमें दो क्लास में पॉपुलेशन डिवाइडेड थी, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। तो सारा का सारा बर्डन रिवोल्ट का एजुकेटेड क्लास पे डाल दिया, पर उस टाइम पे उनके पास कोई करेक्ट मीन्स एंड प्रोग्राम्स नहीं थे टू फाइट, तो उनका रिवोल्ट फेल हो गया, उस टाइम पे उनका रिवोल्ट फेल हो गया, ठीक है, समझ आया। फिर थर्ड स्टेट जो है वो 3 क्लास में डिवाइड हो गई, ठीक है, थर्ड स्टेट आगे 3 क्लास में डिवाइड हो गई। एक थे मैन्युफैक्चरर्स जो टेक्सटाइल्स में डील करते थे, उनका एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, उनमें डील करते थे, उनका बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करते थे, ठीक है। सेकंड थे एजुकेटेड ग्रुप जिसमें प्रोफेशनल लोग आते थे, लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड ट्रेडर्स। और तीसरे थे फिलोसोफर जिसमें जॉन रॉस्यू, जॉन लॉकी एंड मॉन्टेस्क्यू आते थे, ठीक है, जॉन रॉस्यू, मॉन्टेस्क्यू एंड लॉकी, ठीक है। ये आ गया जॉन लॉकी, आ गया जॉन लॉकी। इसने बुक लिखी थी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड ही इंस्पायर्ड पीपल अगेंस्ट मोनार्की, ही इंस्पायर्ड पीपल अगेंस्ट मोनार्की। फिर आते हैं मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू भी एक फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कहा कि पावर मस्ट नॉट बी इन वन हैंड, उसको डिवाइड कर देना चाहिए बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और उन्होंने जो बुक लिखी थी वो थी द स्पिरिट ऑफ लॉ। और यही जीन जैकस रॉस्यू की बात करूँ तो उन्होंने बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट और लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए एंड ही वाज इंस्पायरिंग पीपल फॉर डेमोक्रेसी, क्लियर,
समझ आया? तो बेसिकली इन फिलोसोफर्स के आइडिया स्प्रेड हुए, लोग सैलॉन्स में, कॉफ़ी शॉप में डिस्कस करते थे, जिनको रीड करना नहीं आता था उनको रीड अलाउड करके ये सुनाए जाते थे। अमेरिका भी इनके लॉ से अब इंस्पायर हुआ है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ की फ्रांस ने हेल्प करी थी। तो अमेरिका भी इन लॉ से काफ़ी, इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुआ और उसने अपना लॉ इसी के अकॉर्डिंग बनाया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने थर्ड स्टेट को इनकरेज किया कि भाई इक्वल लॉस, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, पोजीशन इन गवर्नमेंट जो है वो मेरिट पे बेस्ड होनी चाहिए, ठीक है, प्रिविलेज पे बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इन सब के लिए उन्होंने उनको इंस्पायर किया। क्लियर, समझ आया? तो क्या इम्पैक्ट था फिलोसोफर्स का, वही आपको बताया हुआ है कि जॉन लॉकी ने बुक लिखी टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, मॉन्टेस्क्यू ने लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉ, उसके बाद जीन ने लिखी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जॉन लॉकी टॉक्ड अगेंस्ट मोनार्की, ठीक है। मॉन्टेस्क्यू टॉक की भाई जो गवर्नमेंट है उसके बीच में पावर्स को डिवाइड करना चाहिए, एंड जीन जॉन रॉस्यू हमेशा इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सॉवरेनिटी लिखते थे। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक 1 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फॉर द नोट्स ऑफ दिस टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट ऑन दिस टॉपिक, you can visit our website or download our app.